लेक्चर नंबर क्या है आज? कैप 06 MFA। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने कोई टॉपिक पढ़ा था। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? वर्ड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट? डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे हम नाम देंगे पोर्टफोलियोज का। अब उन्हें अगर हमने मैनेज करना है तो बीसीजी मैट्रिक्स कहती है कि मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहती है कि अपने पोर्टफोलियोज में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। क्या थे दो फैक्टर्स? नो, रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट शेयर नहीं, रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है? योर मार्केट शेयर एज कंपेयर टू सक्सेसफुल कंपैटर इन द इंडस्ट्री। ठीक है, अगर कंपैटर का डाटा है तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी है? सक्सेसफुल कंपैटर के साथ अपना मार्केट शेयर कंपेयर करना है, और अगर पता चला उसका हमसे ज़्यादा है तो हमारा क्या हो गया? लो। ठीक हो गया। और अगर हमारा उससे ज़्यादा है तो फिर रिलेटिव मार्केट शेयर क्या हो गया? हाई हो गया। कैसे निकालेंगे मार्केट शेयर? हमारी सेल दी गई है, टोटल इंडस्ट्री की भी सेल दी गई है, क्या ख्याल है? तो आउट ऑफ टोटल हमारा कितना है? हमारी जो है वो कितनी है? सपोज 40 है, टोटल इंडस्ट्री की 200 है, तो क्या करेंगे? 40 ओवर 200 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से कंपैटर की दी गई है सक्सेसफुल की तो वो भी देख लेंगे, उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, जैसे हमने इंस्टा बी का किया था। कंपैटर का ज़्यादा था 45%, हमारा 27% था। कंपैटर भी दो थे लेकिन हमने कौन सा लिया? सक्सेसफुल, जिसकी सेल ज़्यादा है। ठीक हो गया। हाँ, अगर रिलेटिव मार्केट शेयर नहीं निकल सकता, मीन कंपैटर का डाटा नहीं दिया गया, तो अपना मार्केट शेयर सिर्फ देख लो कितना है, जो हमें मिला था शोल पीएलसी में। अपना मार्केट शेयर, वहाँ पे कंपैटर का मार्केट शेयर नहीं दिया गया था, अपना निकाल लिया हमने कि हमारी सेल इतनी है, टोटल इंडस्ट्री की सेल इतनी है। तो वहाँ पे हम एक तुक्का अप्लाई करेंगे कि अगर 25% से ज़्यादा है तो हम इसे हाई कंसीडर करेंगे, अगर 25% से कम है तो हम इसे लो कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल मार्केट में कोई 3-4 कंपनीज मेनली ऑपरेट कर ही रही होती हैं। ठीक हो गया। दूसरा फैक्टर हमने देखना है क्या? मार्केट ग्रोथ, जो अगेन लो हो सकती है या हाई हो सकती है। मार्केट ग्रोथ मीन हमारे जैसे जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं सबकी मिला के सेल्स हमने देखना है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर तो इंक्रीज हो रही है तो मार्केट ग्रोथ हाई है, अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन में जा रही है, तो मार्केट ग्रोथ लो है। ठीक हो गया। लेकिन इंक्रीज में भी हमें देखना है कि अगर इंक्रीज हो रही है ग्रेटर देन 10% से तो फिर हम हाई ग्रोथ कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर इंक्रीज हो रही है बट लेस देन 10% से तो उसे हम लो कंसीडर करेंगे। क्यों? 10% तक इंक्रीज आना सेल में ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन होता है। इसका मतलब है कि आपके यूनिट्स नहीं बढ़े, आपका कस्टमर उतना ही है, यूनिट उतने ही सेल हुए हैं। ये जो 10% इंक्रीज नजर आ रहा है ये ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन आ रहा है। हाँ, 10% से ज्यादा दिस मीन कस्टमर बड़ा है, यूनिट्स आपने ज्यादा सेल किए हैं, दिस मीन ग्रोथ हाई है, मीन नया नया कस्टमर आ रहा है। 10% से कम से इंक्रीज होना, दिस मीन आपका यूनिट सेल जो है वो पहले से कम हुआ है, मीन आपका कस्टमर लूज हुआ है, और जब कस्टमर लूज हुआ है तो इसे हम क्या नाम देंगे? ग्रोथ लो है। तो ग्रोथ में क्या देखना है कि अगर पूरी इंडस्ट्री की सेल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स कम हुई हैं तो लो है, हाई हुई हैं तो हाई है। लेकिन वो हाई में क्या हमने देखना है? क्या 10% से ज्यादा से हाई हुई हैं तो फिर तो हाई है, लेकिन अगर इंक्रीज हुई हैं लेस देन 10% से तो फिर हाई नहीं, क्या कंसीडर करेंगे? लो ग्रोथ कंसीडर करेंगे। 10% हो जाए तो कोई ग्रोथ नहीं है, चलो हाई कंसीडर कर लो कि चलो माइट भी इन्फ्लेशन 10% तो बहुत ज़्यादा है, 7, 8, 9% भी है, दिस मीन थोड़ी इंक्रीज हुई है। और फिर हमने क्या देखना है? कौन क्या क्या है वो जो लो ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं,
विद लो मार्केट शेयर वो क्या है? डॉगी, लॉस मेकिंग। हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर वाले स्टार। लो ग्रोथ बट हाई मार्केट शेयर तो उसे क्या नाम देंगे? कैश काउ। और ये प्रॉब्लम चाइल्ड या फिर क्वेश्चन मार्क। प्रॉब्लम चाइल्ड क्यों? कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर है, मीन मार्केट में ग्रोथ हाई है लेकिन इसका मार्केट शेयर लो है, मीन इसके पास कस्टमर नहीं है। तो देखो क्या मसला है इसका, वो मसला इसका रिजॉल्व करने से ये भी स्टार बन सकते हैं। इनसे जनरल स्ट्रैटेजी क्या है? डाइवेस्ट करना। हाँ, अगर अदर एरियाज रेप्यूट इफेक्ट होती है तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना, बट डू नॉट मेक हैवी इन्वेस्टमेंट। क्यों? पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर। इनसे जनरल स्ट्रैटेजी क्या? पुट मोर मनी मोर इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है? क्यों? फ्रूट लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए। क्यों? ये कोर बिजनेस यूनिट है। कौन से? कोर। कोर बोले तो मेन, मीन मोस्ट प्रॉफिटेबल, जिसकी बेस पर अब हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है। मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट सैचुरेट हो गई है, मीन इसमें पोटेंशियल नहीं रहा। तो क्या करना है? यहां से कैश विड्रॉ करना है, कस्टमर को रिटेन करना है। कैसे रिटेन करना है? थ्रू इनोवेशन, थ्रू कॉस्ट कटिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लो प्राइस चार्ज करके। लेकिन इनोवेशन लाने पे पैसा आता है लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, थोड़े से पैसे से इनोवेशन लानी है। और यहां से कैश विड्रॉ करके मेनली इन्वेस्ट करना है कहां पे? प्रॉब्लम चाइल्ड में। क्यों? इसका मार्केट शेयर हाई होने से ये भी क्या बन जाएगा? स्टार, मीन कोर बन जाएगा। तो इसे अटेंशन देनी है, देखना इसका इशू क्या है। और हर इशू का हल पैसे से निकाला जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, कंपैक्टर के नोट दिखा के खींच लो। फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करो, फिजिकल रिसोर्सेज आ जाएंगे। या हो सकता है मेन इसका इशू ही सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो पैसा दो, इशू रिजॉल्व होने से क्या बनेगा? स्टार। और ये भी क्या करेगा? कोर आपको बेनिफिट देगा। जी, अब कोई मसला है इसके अंदर? कोई मसला नहीं है। चलें फिर आगे मूव होते हैं। हम कोई आईटी की बातें कर रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज पे क्या है, वर्किंग मेथड पे क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है टेक्नोलॉजी का या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर हम वो पॉजिटिव ना लेने की कोशिश करें या लेने में डिले करने में टेक्नोलॉजी को अवॉइड करें तो टेक्नोलॉजी आपको अवॉइड नहीं करेगी। ये लाइक नोकिया, लाइक नाइकॉन आपको तबाह करके रख देगी। तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी आई है, उसमें कोई डेवलपमेंट्स आई हैं, इनोवेशन आई हैं, तो हमें उन्हें अडॉप्ट करना है ताकि हम कॉस्ट एफिशिएंसीज के थ्रू बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट कर सके। ठीक हो गया? कैसे टेक्नोलॉजी यूज करनी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ सिस्टम भी देख लिया जो बिजनेस के अंदर यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग में, कम्युनिकेशन में या ऑपरेशंस को मैनेज कंट्रोल करने के लिए। टॉप मैनेजमेंट यूज करती है MIS EIS, मिडल मैनेजमेंट यूज करती है DSS, लोअर मैनेजमेंट यूज करती हैं TPS। हाँ, कुछ एक्सपर्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी हैं। फिर ये सारे सेपरेट चल रहे हैं तो इनको फिर आपस में लिंक भी किया जाता है इंटीग्रेटेड IT सिस्टम के थ्रू। या सेपरेट चलाने के बजाय एक ही सिस्टम पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकती है अब, जिसे नाम दिया गया है ERP का। ठीक हो गया? अब ये जो सिस्टम है ये चलाना इतना आसान काम नहीं है कि बस आपने सिस्टम उठाया, लो जी बिजनेस में इंप्लीमेंट किया और उसके बाद चलना शुरू हो गया। नहीं, इसके अंदर मसले भी आते हैं। मसले क्या आते हैं? स्टाफ को यूज करना नहीं आ रहा होता, यूज करना नहीं आ रहा तो उस वजह से क्या हो रहे हैं? सिस्टम के अंदर एरर्स हो रहे हैं। मसले क्या होते हैं? सिक्योरिटी इशू हो सकता है, कोई भी मुंह उठा के आके सिस्टम को एक्सेस करना शुरू कर देता है। मसले क्या हो सकते हैं? सिस्टम वायरस के थ्रू अफेक्ट भी हो सकता है। मसले क्या हो सकते हैं? सिस्टम की हैकिंग भी हो सकती है। मसले क्या हो सकते हैं? आपने डिवाइसेस लगाई हुई थी, सिस्टम चल रहा था, कोई एम्प्लॉई शाम को लेट हो गया जाने में, तो जाते हुए उसने एक डिवाइस उतारी, पॉकेट में डाली, साथ ले गया। अगले दिन आओगे, क्या सिस्टम चलेगा उस डिवाइस के बिना? नहीं। तो इस तरह के मसले फेस करना पड़ते हैं। तो इन मसलों को दूर करने के लिए क्या होने चाहिए? IT सिस्टम के ऊपर कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंट्रोल्स होने चाहिए। कंट्रोल्स मीन कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए जिनको फॉलो करना चाहिए ताकि IT सिस्टम अफेक्टिवली वर्क करता रहे। हाँ, वो IT कंट्रोल्स क्या हैं वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। IT कंट्रोल्स
या इन्हें CIS कंट्रोल्स का नाम भी दिया जाता है। CIS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन कंपनीज का जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उसे CIS भी बोलते हैं, मीन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, उस CIS के ऊपर क्या कंट्रोल होने चाहिए, वो कहता है जी कोई दो तरह के कंट्रोल्स होने चाहिए, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल। और ये कंट्रोल्स ऑडिट के पेपर में भी आप पढ़ोगे एज इट इज़, और जब बड़े होके CA फाइनल में चले जाओगे तो वहाँ पे CFAP 3 में भी पढ़ोगे, थोड़े और बड़े होके MSA 2 में चले जाओगे तो वहाँ पे भी पढ़ोगे। सो कंप्यूटर सिस्टम जो है कंपनी का, उसमें मसलों को अवॉइड करने के लिए उसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। क्या? CIS कंट्रोल या IT कंट्रोल्स, जो दो तरह के होते हैं, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल क्या है? जो ओवरऑल हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ओवर IT सिस्टम होना जरूरी है ताकि IT सिस्टम के मिस यूज को जो है वो रोका जा सके। अब कहते हैं जनरल कंट्रोल की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स क्या है कि जब आपने बिजनेस के अंदर कोई IT सिस्टम बनाना है, क्यों बनाना है? बिजनेस के फायदे के लिए, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए ना। तो कोई भी आप किसी डिपार्टमेंट का कोई IT सिस्टम अगर बना रहे हो बिजनेस के अंदर, या पूरे बिजनेस को आप कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सिस्टम डेवलप करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? तो कहते हैं सिस्टम डेवलप करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है? आपने ख्याल रखना है ऑथोराइजेशन का। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम बिजनेस में अगर आपने बनाना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए पहले टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल होना जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लिए बिना आप बिजनेस के अंदर कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ना ही बना सकते हो। क्यों? अगर बनाया तो टॉप मैनेजमेंट का जब दिल करेगा बंद कर देगी, तो उससे क्या होगा? वो सारा टाइम मनी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन मीन अप्रूवल होना जरूरी है। अप्रूवल के बिना आपने कोई भी सिस्टम नहीं बनाना। फिर जो सिस्टम आपने बनाया है तो क्या करना है? बनाते वक्त आपने उसकी करनी है डॉक्यूमेंटेशन भी। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि उसका कुछ पेपर वर्क करना है। क्यों? ये सिस्टम क्या होते हैं? फाइल्स होती हैं, प्रोग्रामिंग फाइल्स होती हैं। फाइल्स आगे डिफरेंट फोल्डर्स में होती हैं, तो इसकी कोई पेपर वर्क होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि कौन सा फोल्डर किस चीज से रिलेटेड है। सपोज कौन सा फोल्डर परचेज से रिलेटेड है, कौन सा फोल्डर सेल से रिलेटेड फाइलों का है, कौन सा फोल्डर एसेट से रिलेटेड फाइलों का है, कौन सा फोल्डर इन्वेंट्री से रिलेटेड फाइलों का है, कौन सा फोल्डर सपोज लाइबिलिटीज का है, ताकि फ्यूचर में अगर सिस्टम में कोई चेंजेस करनी है तो जिस बंदे ने सिस्टम बनाया है उसको तो पता है कौन सा फोल्डर किन फाइलों से रिलेटेड है। और अगर वो मर गया तो बाद में चेंजेस करने वाले को क्या पता चलेगा चेंजेस कहाँ पे करनी है? उसे तभी पता चलेगा अगर इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन उसे मिलेगी, कोई पेपर वर्क मिलेगा कि सपोज मैंने सिर्फ सेल्स की फाइलों को चेंज करना है, तो अच्छा ये फोल्डर सेल की फाइलों से रिलेटेड है, इसमें यहीं पे चेंजेस करनी है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो जो बनाने वाला बंदा है उसके अलावा अगर कोई चेंजेस करना चाहेगा तो इजीली चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? हो सकता है पूरा का पूरा सिस्टम दोबारा से नया बनाना पड़ेगा। और सिस्टम एक दफ़ा बन जाए दोबारा से बनाना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? बड़ी हैवी कॉस्ट आती है इसके ऊपर। तो सिस्टम बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? ऑथराइजेशन अप्रूवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं जब एक सिस्टम आपने बना लिया है ना, तो उसको बस ऑपरेशन में नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए, पहले उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए।
डमी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करके उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए कि वाकई ही इसके अंदर कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, मीन ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। उसके बाद आपने उसको ऑपरेशन में इंप्लीमेंट करना है। क्यों? बगैर टेस्टिंग के अगर इंप्लीमेंट कर दोगे तो फिर एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे और उससे अल्टीमेटली आपकी रूटीन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग अफेक्ट होगी, आपको रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट से अप्रूवल होनी चाहिए, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए फॉर फ्यूचर चेंजेस, और टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर इंप्लीमेंटेशन। कैसे? थ्रू डमी ट्रांजैक्शंस, किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स या बग्स। फिर कहता है जब सिस्टम आपने बना लिया है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? उसका यूजेज होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। लेकिन ये सिस्टम आपने बनाया है, क्या दुनिया में पहले कभी था? तो क्या आपने स्टाफ ने पहले कभी ये देखा भी हुआ है? तो क्या उन्हें यूज करना आएगा? नहीं। तो इसलिए क्या होनी चाहिए? स्टाफ की, यूजर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर यूजर को ट्रेन ही करना नहीं आ रहा तो फिर इसके फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे नहीं, इसका मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपर्ली अचीव होगा ही नहीं। स्टाफ से फिर क्या होंगे? एरर्स होंगे, तो उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है? यूजर्स को ट्रेन भी करना है। फिर कहते हैं ये जो आईटी सिस्टम होते हैं ना, ये बड़े क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल मीन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके अंदर इश्यूज भी काफी होते हैं। जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट होती है उसमें उतने ही इश्यूज भी होते हैं। तो आपको क्या करना है? इनका रेगुलर बेसिस पे रिव्यू एंड मॉनिटरिंग भी करना है। रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मीन देखना है कि वाकई ही अंडर कंट्रोल हैं या नहीं, वाकई ही प्रॉपर्ली अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रेगुलर बेसिस पे इनका रिव्यू मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई इश्यूज हैं तो साथ साथ रिजॉल्व किए जा सके। क्योंकि अगर रिव्यू मॉनिटरिंग नहीं हो रहा, इश्यूज आइडेंटिफाई होकर रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर इस सिस्टम का जो बेनिफिट है वो अचीव नहीं होगा। सो सिस्टम को बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? टॉप लेवल मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन अप्रूवल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होना चाहिए फ्यूचर चेंजेस करने के लिए, टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर पुटिंग इनटू इंप्लीमेंटेशन थ्रू डमी ट्रांजैक्शंस, यूजर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इसका रेगुलर बेसिस पे रिव्यू मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मीन इसके लिए आपको कोई अपना आईटी डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जिसमें कोई आईटी का स्टाफ रखना चाहिए जो सिस्टम के अंदर रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करे, ताकि कोई भी जरा से इशू आते हैं तो फौरी साथ रिजॉल्व होते रहे। क्यों? साथ रिजॉल्व होते रहेंगे तो सिस्टम चलेगा। अगर वो छोटे छोटे इशू रिजॉल्व नहीं हुए तो वो फैलते फैलते पूरे सिस्टम को तबाह कर देंगे। फिर कहते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर आप कोई अमेंडमेंट्स करने जा रहे हो, ये अमेंडमेंट्स क्या आती हैं? चेंजेस। अमेंडमेंट्स करने जा रहे हो मीन चेंजेस लाने जा रहे हो, तो वो अमेंडमेंट्स चेंजेस भी क्या होनी चाहिए? ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी यूजर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जब पूरे सिस्टम का रिव्यू मॉनिटरिंग हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भी साथ रिव्यू मॉनिटर होती रहेंगी। सो आईटी कंट्रोल्स दो तरह के हैं, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स क्या हैं? जो ओवरऑल हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ओवर आईटी सिस्टम होनी चाहिए, मीन जो बातें मस्ट कंसीडर करनी चाहिए। हाँ, वो जनरल कंट्रोल्स के आगे दो टाइप्स हैं, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सिस्टम डेवलपमेंट बोले तो कि सिस्टम को बनाते वक्त किन बातों का आपने ख्याल करना है, तो उसकी टॉप लेवल मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी है, और अप्रूवल ऐसे नहीं मिल जाती। मैनेजमेंट को आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि हम ये सिस्टम क्यों यूज करने जा रहे हैं, इन क्या मसला आ रहा था जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम ये सिस्टम यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, यही सिस्टम क्यों यूज करने जा रहे हो? आपके पास पीचट्री भी है, टैली भी है, ओरेकल भी है, सैप भी है। आप सपोज सैप पे जा रहे हो, एसएपी पे, तो मैनेजमेंट को फिर बताना है कि हम एसएपी पे ही क्यों जा रहे हैं, क्यों आगे दौर इसी का है। पीचट्री, टैली छोटे सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ अकाउंटिंग को कवर करते हैं, डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट की प्लानिंग को कवर नहीं करते। इसलिए हम किस पे जा रहे हैं? एक ईआरपी सिस्टम मीन एसएपी पे जा रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट को भी रियलाइज हो कि हम वाकई अच्छा काम करने जा रहे हैं, और वो प्रॉपर सपोर्ट भी करें और प्रॉपर अप्रूवल भी दें। क्यों? मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं है तो कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा। हाँ, उसके बाद आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, मीन पेपर वर्क करना है, कौन सा फोल्डर किस एरिया किस चीज की फाइलों से रिलेटेड है,
बना लिया है तो बस बनाते ही इंप्लीमेंट नहीं कर देना, उसकी पहले डमी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके टेस्टिंग करनी है। लाइक आप अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हो, वेबसाइट बनाने से पहले मैनेजमेंट की अप्रूवल लेनी है, उस वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और फिर वेबसाइट आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चला के भी देखनी है। मीन कस्टमर को तब तक आपने अलाउ नहीं करनी है वेबसाइट जब तक आप इंश्योर नहीं कर लेते कि इसके अंदर कोई एरर, कोई बग, कोई इशू नहीं है। मीन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टेस्टिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यूजर्स की ट्रेनिंग, सिस्टम से रिलेटेड रिव्यू, मॉनिटरिंग करना है कि अंडर कंट्रोल है, और अगर कोई फ्यूचर में अमेंडमेंट्स या चेंजेस हो रही हैं तो वो ऑथोराइज होनी चाहिए, ताकि हर बंदा अपनी मर्जी से जब दिल करे मुंह उठा के चेंजेस करना शुरू कर दे। ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, उससे भी यूज़र की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मीन ऑर्गेनाइजेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आईटी सिस्टम के मिस यूज को रोकने के लिए इसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स लगाने हैं। मीन मिस यूज ऑफ सिस्टम को रोकने के लिए जो कंट्रोल्स हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। क्या हैं, कुछ 4 तरह के हैं। इंटेग्रिटी ऑफ अ हार्डवेयर, इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, segregation of duty, and continuity of operation. इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी, कि हार्डवेयर का ऑनेस्ट यूजेज होना चाहिए। मीन कोई गलत बंदा हार्डवेयर को हाथ भी ना लगा सके, यूज भी ना कर सके या चोरी ना कर सके। मेनली हार्डवेयर की चोरी को रोकने के लिए ये इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर के कंट्रोल है। और उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ फिजिकल कंट्रोल जो हैं वो लगाने हैं। कौन से कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल्स क्या होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर जिस रूम में पड़ा है वो रूम लॉक होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर जिस रूम में पड़ा है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी कैमराज होने चाहिए, ताकि अगर कोई वहां से चोरी है तो आप कैमराज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सको कब कौन अंदर गया था। कंप्यूटर हार्डवेयर जिस रूम में पड़ा है उस रूम के कोई वर्किंग आवर्स मेंशन होने चाहिए कि कब तक इस रूम में एक्सेस हो सकती है, कब तक एक्सेस नहीं हो सकती। उसके एक्सेस कंट्रोल भी टाइट होने चाहिए कि कौन बंदा इस रूम में जा सकता है और कौन इस रूम में नहीं जा सकता। या अंदर कोई एक्सपेंसिव डिवाइसेस पड़ी हैं तो उसके ऊपर कोई वायर लॉक होनी चाहिए ताकि कोई वहां से उठा ना सके। कोई हार्ड डिस्क में आप डाटा अंदर रखते हो उस रूम में तो आपको क्या करना चाहिए, किसी ब्रीफ केस में रखना चाहिए या किसी लॉक केबल में रखना चाहिए ताकि उसे कोई इजीली एक्सेस ना कर सके। तो ये क्या है, इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर मीन हार्डवेयर का मिस यूज, चोरी रोकने के लिए फिजिकल कंट्रोल्स। 4-5 की अगर लिस्ट देने को कह दे एग्जामिनर तो हम लिख सकते हैं। लॉक ऑन कंप्यूटर रूम, सिक्योरिटी कैमरा, सीसीटीवी कैमराज और कंप्यूटर रूम, वायर लॉक, ब्रीफ केस, या फिर स्टाफ टाइमिंग, स्टाफ एक्सेस कि कौन एक्सेस करेगा इस रूम में। तो ये क्या है, फिजिकल कंट्रोल। फिर कहता है इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का भी ऑनेस्ट यूजेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का ऑनेस्ट यूजेज कैसे होगा, एक तो पासवर्ड के बिना जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना कर सके। क्यों, पासवर्ड अगर नहीं है तो फिर जिसका मूव करेगा दिल उठा के आके सॉफ्टवेयर में पंगे लेना शुरू कर देगा, तो उससे सॉफ्टवेयर का ऑनेस्ट यूजेज नहीं होगा। तो पासवर्ड मस्ट होने चाहिए। दूसरा वो कहता है जी कि सॉफ्टवेयर का ऑनेस्ट यूजेज करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन आईडीज भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लॉगिन आईडी, कि हर बंदा क्या करे, अपने लॉगिन के थ्रू सिस्टम को एक्सेस करे और एक्सेस करके सिर्फ अपने से रिलेटेड फाइलों को एक्सेस कर सके, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की फाइलों को एक्सेस ना करे, फ्रॉड ना कर सके, मिसयूज ना कर सके। जैसे कॉलेज वाले आपको ऑनलाइन लेक्चर देते हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी देते हैं, क्या ख्याल है। अब सिस्टम के अंदर तो सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स पढ़े हैं, सारे टीचर्स के पढ़े हैं, लेकिन आप अपना लॉगिन करते हो तो आपको सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट जिनकी आपने फीस पे की हुई है उसकी ही एक्सेस मिलती है। तो ये क्या है, लॉगिन आईडी, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को भी दिए जाते हैं।
ताकि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड फाइलों को ही एक्सेस कर सके। एसेट वाले सिर्फ एसेट की फाइलों को एक्सेस करें, पेरोल की फाइलों को एक्सेस ना कर सके, मीन अपने वेज रेट, अपनी सैलरी चेंज ना कर सकें। क्यों? उन्हें अगर सारे सिस्टम की एक्सेस है, मीन पेरोल की फाइलों की भी एक्सेस है, तो फिर क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से अपनी सैलरी वेजेस चेंज करके फ्रॉड कर सकते हैं। तो क्या फिर सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट यूजेज हुआ? नहीं। तो सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट यूजेज के लिए क्या होना चाहिए? पासवर्ड्स होने चाहिए और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन आईडी होनी चाहिए, सो दैट एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू हिज रिलेटेड फाइल, अदर फाइल्स को एक्सेस ना कर सके। फिर कहता है जी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है? काम लोगों में डिवाइड होना चाहिए, मीन डिफाइन होना चाहिए कि सिस्टम को चलाएंगे कौन लोग, मीन इसमें डाटा एंट्री कौन करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे कौन लोग, मीन टॉप मैनेजमेंट बनाएगी, और सिस्टम को रिव्यू मॉनिटर कौन करेगा। क्योंकि अगर सिस्टम को चलाने वाले और इसमें चेंजेस करने वाले सेम ही लोग हैं तो इनके लिए सिस्टम में फ्रॉड करना बड़ा इजी है। जब दिल करेगा सिस्टम का डिज़ाइन अपनी मर्जी का बना के फ्रॉड करते रहेंगे, जैसे कोई चेक करने आएगा डिज़ाइन चेंज कर दिया करेंगे। इसलिए सिस्टम को चलाने वाले लोग और होने चाहिए, इसे बनाने वाले लोग और होने चाहिए, इसमें चेंजेस करने वाले लोग और होने चाहिए, मीन्स सेपरेट लोग होने चाहिए सिस्टम को रन करने वाले और सिस्टम में अमेंडमेंट्स में चेंजेस करने वाले। फिर कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, कि सिस्टम के ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना है, सिस्टम के ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखना है। तो उसमें भी कुछ मसले आते हैं, लाइक वायरस से सिस्टम अफेक्ट हो गया तो क्या ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे? सिस्टम आपका हैक हो गया तो क्या आपके ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे? नहीं। तो उसके लिए भी आपको कुछ कंट्रोल्स लगाने हैं। क्या कंट्रोल्स लगाने हैं? आपको डाटा के बैकअप्स रखने हैं। ये भी पिछले दिनों में मैं दुबई गया तो वहां पे एक नहीं 2-3 कंपनीज ऐसी हमें मिली जिनका पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, मैनुअल फाइलें कुछ भी नहीं है, सारा डाटा सिस्टम के अंदर है, कस्टमर की डिटेल सिस्टम के अंदर है, इवन कस्टमर की पेमेंट्स डिटेल सिस्टम के अंदर है, सारे लेजर, सारे अकाउंट, सब कुछ सिस्टम के अंदर है। कितनी इन्वेंट्री हमारे पास कहाँ पे पड़ी है, क्या हमने किसी को ऑर्डर दिए हुए हैं, सब कुछ सिस्टम के अंदर। और क्या हुआ, कंपनी को एक ईमेल आई, सिस्टम के अंदर एंटीवायरस भी इंस्टॉल है, ईमेल आई, स्टाफ खोलने लगा तो सिस्टम ने कहा कि ये अफेक्टेड है, डू यू स्टिल वांट टू ओपन इट? एक बोंगे स्टाफ ने कहा यस। उसने ईमेल खोली, उसके बाद हैकर ने क्या किया, पूरा का पूरा सिस्टम का डाटा जो है वो एनक्रिप्ट कर लिया। एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है? हर फाइल, हर फोल्डर के ऊपर पासवर्ड लगा दिया। कंपनी शाम हुई, एम्प्लॉय चला गया, सुबह आए, हर बंदा अपना सिस्टम खोल रहा है, पासवर्ड दो, जिस फाइल फोल्डर पे क्लिक कर रहे हैं पासवर्ड दो। इन पूरा का पूरा सिस्टम हैकर ने हैक कर लिया और कंपनी का सब कुछ सिस्टम के अंदर। क्या करें? आईटी कंपनी के पास गई कि ये हो गया। उनका दुनिया में कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपका ये डाटा आपको रिकवर करके दे दे, इसका सोल्यूशन नहीं है। साइबर क्राइम के पास गए, जी हमारा सिस्टम हैकर ने हैक कर लिया है, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। उनका हमें बता दो बंदा कहाँ पे बैठा है, हम उसे पकड़ लेके आपको रिकवर करवा देते हैं। अगर नहीं पता बंदा कहाँ पे बैठा है तो सॉरी, हम भी कुछ नहीं कर सकते। पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड और सारा का सारा हैक हो गया। ठीक 3 से 4 दिन बाद हैकर की दोबारा ईमेल आती है, डाटा वापस चाहिए। यस, हम तो मरे पड़े हैं। अच्छा, पर केबी इतने डॉलर चार्ज करूंगा, बताओ कितना चाहिए? कंपनी का डाटा केबीज में नहीं, एमबीज में भी नहीं, जीबीज में भी नहीं, टीबीज में है। और जितने पैसे वो मांग रहा है शायद उतने से 3 कंपनियां और खुल जानी है। उसके बाद फिर हमने उसे टेक ओवर किया, उससे बातचीत की और उसको थोड़े पैसों में मना के, कोई 8-10 हज़ार डॉलर में बात मनवा के तो डाटा वापस रिकवर करवाया। ये क्यों हुआ? कि कंपनी को क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे अपने डाटा के बैकअप्स रखने चाहिए
ताकि अगर हैकर के थ्रू डाटा आपका हैक हो जाए तो आप बैकअप से रिकवर करके अपने सिस्टम को, अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रख सको। अगर आप बैकअप नहीं रख रहे तो फिर ऐसी सूरत में आपका सिस्टम गया। कंपनी को क्या करना चाहिए? पेड एंटीवायरस इंस्टॉल करने चाहिए। ये 25-30 रुपए सीडी वाले एंटीवायरस नहीं। क्यों ये काम नहीं करते? पेड एंटीवायरस जिनकी एनुअल फी, लाइसेंस फी आपको पे करना पड़ती है, और ऐसे एंटीवायरस जो आपसे पूछे ना कि ये ओपन करनी है नहीं करनी, अगर अफेक्टेड फाइल आए तो सीधी सिस्टम से रिमूव, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा बिजनेस तबाह बर्बाद भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी तो आपने यूज कर ली, सब कुछ कंप्यूटराइज कर लिया, लेकिन अगर बैकअप्स नहीं है, एंटीवायरस नहीं है, तो आपके ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन के लिए कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बैकअप्स होने चाहिए, और वो बैकअप्स कोशिश करना है किसी अटैच्ड हार्ड डिस्क में नहीं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बैकअप लेके उसके बाद हार्ड डिस्क वहां से रिमूव कर लेनी। अगर वो साथ अटैच रही तो उस बैकअप का कोई फायदा नहीं है, क्यों? वो भी एक्सेस हो जाएगा। बल्कि कोशिश करनी है वो बैकअप्स आपको ऑफिस में नहीं रखने, साथ अपने घर ले जाने हैं। क्यों? ताकि पीछे से अगर आग लग जाए, सिस्टम तबाह हो गया आग से, तो सारा डाटा भी गया। हाँ, अगर वो घर पे हार्ड डिस्क पड़ी थी तो वहां से फिर आप रिकवर करके एटलीस्ट अपना बिजनेस तो आगे चला सकोगे। सो क्या होने चाहिए? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन के लिए बैकअप्स होने चाहिए, एंटीवायरस होने चाहिए, या एंटीवायरस की तरह की एक और चीज होती है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ एंटीवायरस होते हैं सॉफ्टवेयर, जबकि फायरवॉल्स क्या है? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। मीन कुछ डिवाइसेस भी जो है वो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, हैकर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, और वो डिवाइसेस प्लस सॉफ्टवेयर क्या बन जाएंगे? फायरवॉल्स। हाँ, एंटीवायरस क्या है? जस्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं। इसके अलावा क्या करना चाहिए? कंपनी को इंश्योरेंस भी करवानी चाहिए अपने सिस्टम की। क्यों? ये सिस्टम बड़े महंगे होते हैं। एक दफ़ा बिजली का झटका लगने से तबाह हो गया, आग से डिस्ट्रॉय हो गया, फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंश्योरेंस होगी, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करवा के फौरी सिस्टम इंप्लीमेंट करके अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रख सकोगे। अगर तबाह हो गया और आपके पास पैसे भी नहीं है तो फिर आपका बिजनेस, आपके ऑपरेशन अफेक्ट होंगे। तो इसलिए इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बोला जाता है डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर्स। ये क्या है? डिजास्टर रिकवरी। कि अगर सिस्टम के अंदर कोई डिजास्टर हो गया, मीन हैक हो गया है सिस्टम, वायरस के थ्रू इन्फेक्ट हो गया है, फायर के थ्रू, फ्लड के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो? सिस्टम को रिकवर कर सकते हो। अगर बैकअप्स हैं तो सिस्टम को रिकवर कर सकते हो। अगर आपकी इंश्योरेंस अरेंजमेंट है तो मीन सिस्टम दोबारा से लगा के अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। ये भी कहा जा सकता है कि आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स भी कर सकते हो। किस लिए? डाटा को स्टोर करने के लिए। अपना सिस्टम खराब हो जाए तो दूसरों से सिमिलर सिस्टम की सपोर्ट लेके, ताकि टेम्परेरी आप उस सपोर्ट से बिजनेस को चला सको, और आफ्टर टाइमिंग आप फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना सिस्टम बना सको। तो ये भी किया जा सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स भी कर सकते हो सपोर्ट पर्पज के लिए। सो आईटी कंट्रोल्स क्या हैं? कंपनी का जो सिस्टम है कंप्यूटराइज, उसके ऊपर किन बातों का ख्याल रखना है? तो दो तरह के हैं जनरल कंट्रोल्स, मीन ओवरऑल जो आईटी सिस्टम पे होने ही होने चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें सिस्टम को डेवलप करते वक्त इन बातों का ख्याल करना है, और जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे किन बातों का ख्याल रखना है। तो हार्डवेयर का मिसयूज रोकने के लिए कोई फिजिकल कंट्रोल होने चाहिए, सॉफ्टवेयर का मिसयूज रोकने के लिए पासवर्ड्स होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन आईडीज होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मीन सेपरेट स्टाफ होना चाहिए सिस्टम को डेवलप करने वाला, सिस्टम में डाटा एंट्री करने वाला, और सिस्टम में चेंजेस अमेंडमेंट्स करने वाला। और क्या होने चाहिए? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन के लिए आपको बैकअप्स रखने हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करने हैं, फायरवॉल्स होने चाहिए, इंश्योरेंस अरेंजमेंट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट विद अदर फॉर सपोर्ट पर्पज होने चाहिए, ताकि आप डिजास्टर्स के थ्रू सिस्टम की रिकवरी कर सको। मीनिंग ने डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर्स का नाम भी दिया जाता है। सो ये क्या थे? जनरल कंट्रोल्स। अब बात करते हैं ये एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या। एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कि सिस्टम के अंदर जब डाटा आपने इनपुट किया है तो उसके ऊपर प्रोसेस होना है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलनी है। क्या ख्याल है? सिस्टम में हम क्या करते हैं? इनपुट एंटर करते हैं,
उसके ऊपर सिस्टम प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है, आउटपुट। ये जो इनपुट सिस्टम में एंटर हो रही है, अगर ये रॉन्ग एंटर हो तो क्या आपको आउटपुट एक्यूरेट मिलेगी? नहीं। ये जो इनपुट एंटर हो रही है, अगर ये इनकम्प्लीट एंटर हो तो क्या आपको आउटपुट कंप्लीट मिलेगी? नहीं। ये इनपुट जो एंटर हो रही है, अगर ये गलत गंदे लोगों के थ्रू एंटर हो तो क्या फ्रॉड रुक सकते हैं? नहीं। तो मेनली आपको किस पे कंट्रोल लगाने हैं? इनपुट ऑफ डाटा पे कंट्रोल लगाने हैं। तो एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग कंट्रोल्स की भी आगे दो टाइप्स हैं, इनपुट ऑफ डाटा कंट्रोल और कुछ कंट्रोल्स हैं जिनको मास्टर फाइल कंट्रोल्स का नाम दिया जाता है। मास्टर फाइल या इसे स्टैंडिंग डाटा भी बोला जाता है। मास्टर फाइल कंट्रोल या फिर स्टैंडिंग डाटा कंट्रोल्स। मास्टर फाइल क्या? हम सपोज अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन की एंट्री सिस्टम में एंटर करते हैं। हमने एंटर किया कैश सेल, सिस्टम ने क्या किया? कैश सेल मीन सेल के साथ कैश हमेशा इंक्रीज होता है, दिस मीन कैश डेबिट, और सेल की नेचर क्रेडिट है और सेल अगर सिस्टम में एंटर हुई है दिस मीन सेल लेजर क्रेडिट। सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इसको कैश लेजर में डेबिट में लिख देगा और सेल लेजर को क्रेडिट में लिख देगा। हमने एंट्री की परचेजेस टू क्रेडिटर्स, सिस्टम क्या करेगा? परचेजेस परचेज लेजर में डाल देगा और क्रेडिटर लेजर में ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। हमने एक एम्प्लॉइज ने 50 घंटे काम किया, सिस्टम में एंटर किया, क्या एंटर किया? एम्प्लॉय का नंबर नहीं, एम्प्लॉय का नाम नहीं, इसका एक कोड नंबर होता है, वो सिस्टम में एंटर करके इसके आवर्स की एंट्री की जाती है। सो इसका कोड था 1379, हमने एंटर किया, एम्प्लॉय नंबर क्या है, कोड क्या है 1379 और कितने घंटे इसने काम किया 50 आवर्स। अब इसका वेज रेट कितना है वो ऑलरेडी सिस्टम में पहले से डिफाइन है। इसकी जो वेजेस प्रिपेयर होनी है उसके बाद एंट्री होनी है वेजेस टू कैश, वो कहाँ पे होनी है? सिस्टम के अंदर। मीन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? डाटा एंटर कर रहे हैं, और ये जो हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं ना, ये हम एंटर कर रहे होते हैं डाटा फाइल से। बाकी सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली लेजर्स पड़े हैं जहां पे वो एंट्री जाके प्रोसेस होके स्टोर होती है, और वो जगह जहां पे वो लेजर्स मेंटेन है, जहां पे एंट्री जाके ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही है, उसे नाम दिया जाता है मास्टर फाइल का। हमने एक इन्वेंट्री सेल की, तो हम क्या करते हैं? ये इन्वेंट्री का ये कोड स्कैन करके सिस्टम में एंटर करते हैं। अब ये कोड के अगेंस्ट इन्वेंट्री का नाम क्या है, इसकी कितनी प्राइस है, वो ऑलरेडी सिस्टम में पहले से डिफाइन होता है। कहाँ पे? मास्टर फाइल के अंदर। ये जो कोड हमने एंटर किया, ये हमने कहाँ से एंटर किया? डाटा फाइल से। सिस्टम क्या करेगा? ये कोड को देखेगा, इसकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी कितनी प्राइस है, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री लेजर भी अपडेट हो जाएगा, सेल लेजर भी अपडेट हो जाएगा, कैश लेजर भी अपडेट हो जाएगा, और एक बिल भी प्रिंट करके दे देगा। किसकी सपोर्ट से? मास्टर फाइल की सपोर्ट से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है? मास्टर फाइल। दिस मीन इसके कंट्रोल अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, कि इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा है। यहीं पे हमारे कस्टमर के रिसीवेबल अकाउंट्स भी पड़े हैं, यहीं पे हमारे क्रेडिटर अकाउंट्स भी पड़े हैं, यहीं पे हमारे एम्प्लॉय के अकाउंट्स भी पड़े हैं, कि किस एम्प्लॉय का कितना वेज रेट है, क्या उसका रेट है, कब से वो कंपनी में काम कर रहा है, उसकी कितनी पे पिछली थी, कितनी करंट है, वो सारा डाटा कहाँ पे पड़ा है? मास्टर फाइल के अंदर। तो इसके कंट्रोल अच्छे होना ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इसके कंट्रोल अच्छे नहीं हैं तो कोई भी इसे एक्सेस करके सिस्टम के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर सकता है। किसी कस्टमर के साथ मिलके उसका लेजर डिलीट कर दिया, किसी सप्लायर का लेजर पड़ा, उसकी अमाउंट डबल कर दी, आधे आधे कर लेंगे, अपनी फाइल में जाके अपने वेज रेट 100 की बजाय 200 कर दिया। तो इसलिए इसके कंट्रोल अच्छे होना ज़रूरी हैं। और क्या कंट्रोल्स होने चाहिए मास्टर फाइल के? कहते हैं जी ऑथोराइजेशन के मास्टर फाइल की जो एक्सेस है, मीन इसके जो ऑथोराइज्ड यूज़र हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही होनी चाहिए, मैनेजमेंट लेवल के लोग होने चाहिए। लोअर लेवल के लोगों को मास्टर फाइल की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, मीन डायरेक्टर लेवल पे ही एक्सेस होनी चाहिए। क्यों? लोअर लेवल के लोग इतने मैच्योर नहीं होते, इतने ट्रस्टवर्थी नहीं होते कि उनको इस इंपॉर्टेंट फाइल की एक्सेस दे के तबाही बिजनेस की करवाई जा सके।
इसलिए ऑथोराइजेशन मीन इसके यूजर्स जो हैं वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। इसके अंदर हमने रेगुलर बेसिस पे चेंजेस करना होती हैं। एम्प्लॉय की वेज रेट चेंज करना होते हैं, नया एम्प्लॉय आया उसका अकाउंट क्रिएट करना है, पुराना एम्प्लॉय छोड़ के गया उसका अकाउंट डिलीट करना है, नए कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने हैं, जिनके बैलेंस पूरे हो गए उनको डिलीट करना है, नए क्रेडिटर अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो मीन बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस रेगुलर बेसिस पे हो रही होती हैं। तो इसलिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होना जरूरी है ताकि देखा जा सके इसके अंदर कब किसने क्या चेंजेस की हैं, ताकि अगर कोई चेंज अनऑथोराइज है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन से आइडेंटिफाई की जा सकेगी क्यों ये तो डॉक्यूमेंट हुआ ही नहीं, तो किसने किया, किसके डिपार्टमेंट का, फिर बंदा पूछ के वो पकड़ सकता है। इसके ऊपर पासवर्ड मस्ट होने चाहिए, पासवर्ड के बिना इसकी एक्सेस किसी के पास नहीं होनी चाहिए। और वो जो पासवर्ड हैं वो यूनिक होने चाहिए, इजीली गेसेबल नहीं होने चाहिए और आफ्टर सर्टेन टाइम चेंज भी करने चाहिए। मीन सिस्टम को अलाउ करना चाहिए आफ्टर से 15 डेज यूजर को कहे कि अपना पासवर्ड चेंज करो। क्यों? ताकि अगर किसी के हाथ लग गया है तो लॉन्ग टर्म इसमें फ्रॉड ना कर सके। क्यों? आफ्टर 15 डेज जब चेंज होगा तो अल्टीमेटली इस बंदे की एक्सेस बंद हो जाएगी। क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो पासवर्ड मस्ट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, इजीली गैसेबल नहीं होने चाहिए और पासवर्ड आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। और समटाइम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड भूल ना जाए अपने डेस्क पे लिख के डिस्पैच कर लेते हैं। फिर तो आपने अपने लिए तो भूलना जाए वो तो लिख लिया, लेकिन जब आप नहीं हो उसके बाद इस पासवर्ड से कोई भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। अगर पासवर्ड कहीं पे लिखे हुए हैं, राइट किए हुए हैं, तो उसको आपने बाद में आफ्टर सर्टेन टाइम जब दिमाग के अंदर बस जाए तो वहां से क्या करना है, रिमूव कर देना। आपको कोई ऐसा पासवर्ड रखना ही नहीं जो आपके दिमाग में बसे ही ना। ऐसा पंगा ही क्यों लेना, उसे चेंज करके वो बना लो जो आपके दिमाग में रच बस जाए, ताकि आपके दिमाग में रहे, डेस्क पे ना रहे। क्यों? डेस्क के ऊपर है वो तो फिर सारी दुनिया के लिए है, उस पासवर्ड का कोई फायदा नहीं है। इजीली गैसेबल नहीं होना चाहिए, अपने नाम के साथ पासवर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। सो मास्टर फाइल कंट्रोल क्या है, ऑथोराइजेशन, अप्रूवल, यूजेज की सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट होनी चाहिए चेंजेस की, पासवर्ड के बिना यूजेज नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए जी, इसके ऊपर चेक्स ऑन अमेंडमेंट्स भी होने चाहिए। चेक्स ऑन अमेंडमेंट्स मतलब क्या हुआ कि अगर इस फाइल में कोई अमेंडमेंट्स चेंजेस हो रही हैं तो उसकी भी किसी सेकंड पर्सन से अप्रूवल होनी चाहिए। जब तक वो सेकंड पर्सन अपना पासवर्ड के थ्रू अप्रूव ना करे वो अमेंडमेंट सिस्टम के अंदर सेव नहीं होनी चाहिए। क्यों? बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चेंजेस होती हैं और वो चेंजेस एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। इससे सिर्फ एक बंदा ही अमेंडमेंट्स के लिए ऑथोराइज नहीं होना चाहिए, उसे किसी दूसरे बंदे से अप्रूवल भी लेनी चाहिए और दूसरा बंदा अपना पासवर्ड देके फिर अप्रूव का बटन प्रेस करे तो चेंजेस सिस्टम में सेव होनी चाहिए। इसमें जो चेंजेस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक आपने एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की प्राइस चेंज की, ताकि नेक्स्ट जितनी भी सेल है नई प्राइस के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए ना। और समटाइम अगर तेजी में आपने जो है वो प्राइस चेंज तो कर दी लेकिन सेव का बटन प्रेस करना भूल गए तो फिर क्या होगा, बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसमें कोई भी चेंजेस किए हैं तो उसके बाद आपने प्रिंट आउट लेके इंश्योर करना है कि वाकई ही वो चेंजेस सिस्टम के अंदर सेव हो चुकी हैं प्रॉपर। मीन अमेंडमेंट्स के ऊपर चेक्स होने चाहिए, मीन अप्रूवल भी होनी चाहिए और आफ्टर प्रिंट आउट आपको इंश्योर करना चाहिए दैट अमेंडमेंट हैव बीन प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिस्टम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है तो इसका क्या होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। पीरियोडिक बोले तो आफ्टर सर्टन पीरियड से आफ्टर अ वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर अ मंथ इसका रिव्यू होना चाहिए। देखना चाहिए कि वाकई ही ये अंडर कंट्रोल है, इसके अंदर कोई बग्स नहीं है, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। क्यों? इसमें इशू होने का मतलब है आपका पूरा का पूरा बिजनेस करप्टेड है। सो एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल दो तरह के हैं। इनपुट ऑफ डाटा कंट्रोल के जो डाटा इनपुट हो रहा है उसके ऊपर क्या कंट्रोल होनी चाहिए, और मास्टर फाइल कंट्रोल के जो स्टैंडिंग डाटा है, जो सपोर्ट कर रहा है सारा डाटा जो भी एंटर हो रहा है उसे, जहां पे लेजर्स मेंटेन है उसे क्या नाम दिया जाएगा, मास्टर फाइल का। तो उसके क्या कंट्रोल हैं, यूजेज सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऑथोराइज होना चाहिए, चेंजेस डॉक्यूमेंट होनी चाहिए,
पासवर्ड मस्ट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, आफ्टर सर्टेन पीरियड चेंज होने चाहिए, टेबल डेस्क पे नहीं आपको लिखने चाहिए, चेक ऑन अमेंडमेंट्स होने चाहिए, मीन अप्रूवल्स होनी चाहिए चेंजेस की, या प्रिंट आउट लेके इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर्ली सेव हो चुकी हैं चेंजेस, और रेगुलर बेसिस पे इसका रिव्यू होना चाहिए टू इंश्योर इट इज अंडर कंट्रोल। हम बात करते हैं जो डाटा सिस्टम में इनपुट हो रहा है उसके ऊपर भी अच्छे कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्यों? अगर इनपुट ठीक हुई, कंप्लीट हुई, एक्यूरेट पीपल के थ्रू हुई तो आपको आउटपुट जो है वो ऑलवेज एक्यूरेट मिलेगी और कंप्लीट मिलेगी। तो क्या इसके ऊपर कंट्रोल होनी चाहिए? कुछ 3 तरह के कंट्रोल्स हैं। ऑथराइजेशन, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। ऑथराइजेशन के सिस्टम में डाटा इनपुट करने वाले यूजर जो हैं वो ऑथोराइज यूजर ही होने चाहिए। कैसे इंश्योर हो सकता है कि सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही सिस्टम में डाटा एंटर कर रहे हैं? लॉगिन के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू, क्या कहना। लेकिन पासवर्ड तो चोरी भी हो जाते हैं, दूसरे को पता चल जाते हैं। थंब इंप्रेशन, रेटिना रिकॉग्निशन, फेस आईडी। क्यों? ये थंब जो आपका है ना, पूरी दुनिया में ये थंब ऐसा किसी का नहीं होगा। जो फेस रेटिना रिकॉग्निशन, फेस आईडी आपका है ना, ये कट, ये सैंपल किसी और का नहीं होगा, जिससे ज्यादा सिक्योर होगा कि हाँ ऑथोराइज यूजर ही सिस्टम को एक्सेस करके डाटा एंटर कर रहा है। लेकिन ये थंब इंप्रेशन, फेस रिकॉग्निशन, रेटिना रिकॉग्निशन, ये डिवाइसेस बड़ी महंगी होती हैं। फिर क्या होना चाहिए? सिस्टम को पासवर्ड के बाद कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। व्हाट इज योर मदर मेडन नेम, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर हॉबी, क्या ख्याल है? इस तरह का कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि सिस्टम को डायलॉग करना चाहिए यूजर के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए कि जेन्युइन यूजर है या नहीं। और वो डायलॉग क्या है? सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू इंश्योर करना चाहिए कि वाकई ही ये जेन्युइन यूजर सिस्टम में डाटा एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या ख्याल है? क्यों? पासवर्ड चोरी भी हो जाते हैं, लॉगिन आईडी आपस में शेयर भी हो जाते हैं। तो एक्यूरेट यूजर आइडेंटिफाई करने के लिए थंब इंप्रेशन होना चाहिए, फेस आईडीज होने चाहिए, या फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आस्किंग होनी चाहिए, मीन डायलॉग होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी अनऑथोराइज यूजर सिस्टम में गलत डाटा एंटर करके फ्रॉड कर सकता है। कंप्लीटनेस को डाटा एंटर हो रहा है ये कंप्लीटली सिस्टम में एंटर होना चाहिए। अब डाटा कैसे एंटर किया जाता है सिस्टम में? दिमाग के अंदर होता है वो, अच्छा ये डाटा है चलो एंटर कर देते हैं, अच्छा ये भी था एंटर कर देते हैं, या पेजेस पे लिखा होता है? पेजेस पे लिखा होता है और सामने रख के आप एंटर कर रहे होते हो, ऐसे होता है। अब सपोज आपके पास कुछ 10 पेजेस आपने एंटर करने, ये जो 10 पेजेस है ना, इसे बोला जाता है बैच। मीन एक बैच का डाटा सिस्टम में एंटर हो रहा है, मीन पूरे दिन का डाटा सिस्टम में एंटर हो रहा है। कैसे? 10 पेजेस में। तो ये जो पेजेस है ना, ये पेजेस प्री नंबर्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्री नंबर्ड, मीन इसके ऊपर नंबरिंग होनी चाहिए। लाइक 10 पेजेस हैं तो 1 of 10, 2 of 10, 3 of 10, 4 of 10, 5 of 10, 6 of 10, 7 of 10, 8 of 10, 9 of 10 और 10 of 10। क्यों? कि अगर आपने 10 पेजेस सामने रखे डाटा एंटर करने के लिए, 3-4 आपने एंटर किए, अचानक बाहर बेल हो गई या अचानक फोन आ गया और इधर कोलीग बैठे और आपको बड़ी सीक्रेट कोई बात करनी तो आप फोन लेते ही बाहर चले गए, या कुछ लोगों को वैसी आदत होती है दोस्तों में बैठे हुए कॉल आ जाए ना, बेशक घर से ही है वो, तो भाग जाते हैं यूँ कोने में, क्यों? ये पता नहीं बात सुनना ले मेरी। तो कोई कॉल आ गई, आप बाहर चले गए, पीछे से पंखा चल रहा था, एसी तो बंद हो गया ना, पंखा चल रहा था, हवा से एक आध पेज उड़ के कहीं डेस्क के नीचे चला गया। आप आए, आपने डाटा फिर एंटर करना शुरू कर दिया। सारा डाटा एंटर करके आपने एवं कहा यार पेजेस गिनूँ तो सही, पता चला 9 पेजेस हैं। अब अगर प्री नंबरिंग है फिर तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा पेज मिसिंग है। अगर प्री नंबरिंग नहीं है तो क्या आइडेंटिफाई हुआ कौन सा पेज मिसिंग है? नहीं तो क्या डाटा कंप्लीट एंटर हुआ? नहीं। क्यों? वो मिसिंग आइडेंटिफाई करने के लिए अब बहुत बड़ी सरदर्दी है। सिस्टम के अंदर एंटर हो गया, सिस्टम के अंदर कैसे चेक करोगे क्या मैंने एंटर किया? क्यों? वो तो आगे प्रोसेस भी हो गया। इसलिए पेजेस क्या होने चाहिए? प्री नंबर्ड होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह से कोई मिसिंग पेज है तो आप क्या कर सको? इजीली आइडेंटिफाई कर सको।
फिर कहता है कि हर पेज एंटर होने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए या क्रॉस होना चाहिए। जिससे क्या इंश्योर होगा कि कोई पेज डबल एंटर नहीं हो रहा और पेज मिसिंग भी नहीं हो रहा। क्यों? जिसके ऊपर क्रॉस है दिस मीन ये एंटर हो चुका है, और अगर दोबारा सामने आ गया दिस मीन ये एंटर हो चुका है। हाँ, अगर आप उसके ऊपर क्रॉस नहीं लगा रहे तो फिर हो सकता है कोई पेज डबल भी एंटर हो सकता है, क्रॉस नहीं लगा रहे तो हो सकता है कोई पेज एंटर होने से मिस भी हो सकता है। तो डाटा कंप्लीट एंटर होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। उसके लिए आपको बैच के जो पेजेस हैं एक तो वो प्री नंबर्ड करने हैं और आफ्टर एंट्री उनको क्या करना है, क्रॉस कैंसिल करना है ताकि डबल एंट्री को रोका जा सके। प्री नंबर्ड करना है ताकि मिसिंग पेजेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये दो समझ आते हैं। इनपुट ऑफ डाटा, जो डाटा इनपुट हो रहा है एक तो ऑथोराइज यूजर के थ्रू होना चाहिए फ्रॉड को रोकने के लिए, और दूसरा कंप्लीटली एंटर होना चाहिए। कहते जो डाटा सिस्टम में एंटर हो रहा है वो एक्यूरेट एंटर होना चाहिए। एक्यूरेसी कैसे इंश्योर होगी? वो कहते इसके लिए दो तरह के चेक्स होने चाहिए। एक है वेरिफिकेशन चेक और एक है वैलिडेशन चेक। वेरिफिकेशन चेक्स क्या है? टाइपिंग एरर्स को रोकने के लिए। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना, ये इधर पेजेस पड़े हैं, यूं एंटर किए जा रहे हैं, साथ बातें भी कर रहे हैं, साथ टीवी लगा है वो भी देख रहे हैं और एंट्री भी हो रही है। तो समटाइम टाइपिंग एरर हो सकते हैं। क्या ख्याल है? और अगर टाइपिंग एरर से डाटा सिस्टम में एंटर हो गया तो एक्यूरेट एंटर हुआ? नो। अब इस टाइपिंग एरर को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? कहते हैं टाइपिंग एरर को रोकने के लिए वेरिफिकेशन चेक। वेरिफिकेशन चेक क्या है कि सेम डाटा सिस्टम में 2 दफा एंटर होना चाहिए बाय 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स। सिस्टम को क्या करना चाहिए? दोनों का डाटा कंपेयर करना चाहिए। अगर सेम है तो एक्सेप्ट करके कोई भी एक डाटा प्रोसेस कर दे। अगर सेम नहीं है तो क्या करना चाहिए? रिजेक्ट। क्यों? एरर है। एक बंदा अगर सेम डाटा 2 दफा एंटर करेगा तो एक ही एरर 2 दफा कर सकता है। 2 डिफरेंट बंदे सेम डाटा में सेम एरर नहीं कर सकते। हाँ, इस पर थोड़ी कॉस्ट आएगी, 2 लोग आपको बिठाना पड़ेंगे, टाइम भी लगेगा, लेकिन वाकई अगर कोई सेंसिटिव टाइप का आप डाटा सिस्टम में एंटर करते हो और वो रॉन्ग एंटर होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इसलिए आपको टाइपिंग एरर को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वेरिफिकेशन चेक। मीन डाटा शुड बी एंटर इनटू द सिस्टम बाय 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स, और सिस्टम को क्या करना चाहिए? आपस में कंपेयर करना चाहिए। अगर सेम है तो किसी एक का एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर दिया, मीन ठीक है, और अगर सेम नहीं है दिस मीन किसी एक यूजर ने तो ब्लंडर किया है, एरर किया है, तो सिस्टम को क्या करना चाहिए? रिजेक्ट। मीन दोबारा से एंटर करो और केयरफुली एंटर करो। ये क्या है? टाइपिंग एरर को रोकने के लिए वेरिफिकेशन चेक, ताकि डाटा जो सिस्टम में एंटर हो रहा है वो क्या एंटर होना चाहिए? एक्यूरेट ही एंटर होना चाहिए। यहां तक बात समझ आती है? वैलिडेशन चेक्स यहां भी देखते हैं। आईटी कंट्रोल्स, हमारा जो बिजनेस का कंप्यूटराइज सिस्टम है उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स होने चाहिए? 2 तरह के हैं। जनरल कंट्रोल्स मीन जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए। सिस्टम डेवलपमेंट के सिस्टम को डेवलप करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है? टॉप लेवल मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी है, पेपर वर्क करना है, टेस्टिंग करनी है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन टू रिमूव एरर्स या बग्स, यूजर्स की ट्रेनिंग करनी है, रेगुलर बेसिस पे रिव्यू मॉनिटर करना है, और इसमें अमेंडमेंट्स चेंजेस जो हो रही हैं वो भी ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, टेस्टिंग उनकी भी होनी चाहिए, और उनसे भी यूजर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और चेंजेस होने के बाद उनको भी मॉनिटर करना है कि भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही। जनरल कंट्रोल की दूसरी टाइप है ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को लगाने हैं। किस चीज के लिए? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिसयूज रोकने के लिए, फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए, या डिजास्टर रिकवरी के लिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिसयूज रोकने के लिए, फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, या फिर डिजास्टर रिकवरी के लिए। और क्या है? इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर के लिए आपको फिजिकल कंट्रोल लगाने हैं। क्या होते हैं फिजिकल कंट्रोल्स? एग्जांपल दी जा सकती हैं। लॉक रूम होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, ब्रीफ केस होने चाहिए, वायर लॉक होने चाहिए, और
स्टाफ एक्सेस टाइमिंग होनी चाहिए कि किन टाइम में इस रूम में कोई बंदा एंटर हो सकता है। सॉफ्टवेयर का मिसयूज रोकने के लिए पासवर्ड होने चाहिए। पासवर्ड में किन बातों का ख्याल रखना है? डेस्क पे टेबल पे लिखे नहीं रहने चाहिए, इजी टू गेस नहीं होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए और आफ्टर सर्टेन टाइम चेंज होने चाहिए। लॉगिन आईडी होने चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सिस्टम को चलाने वाले, सिस्टम को बनाने वाले और इसमें अमेंडमेंट करने वाले सेपरेट लोग होने चाहिए। और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए बैकअप्स होने चाहिए, एंटीवायरस होने चाहिए, फायर वॉल्स होने चाहिए, इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट्स विद अदर फॉर सपोर्ट पर्पस होने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल की दो टाइप्स हैं, इनपुट ऑफ डाटा कंट्रोल्स और मास्टर फाइल कंट्रोल। और मास्टर फाइल एक इंपॉर्टेंट फाइल है, स्टैंडिंग डाटा जहां पे इंपॉर्टेंट लेजर्स पड़े हैं तो उसकी ऑथोराइजेशन टॉप मैनेजमेंट को होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस की होनी चाहिए, पासवर्ड के बिना यूजेज अलाउ नहीं होना चाहिए, चेक्स ऑन अमेंडमेंट्स होने चाहिए, मीन अप्रूवल होनी चाहिए, प्रिंट आउट्स के थ्रू इंश्योर करना चाहिए कि सेव हो चुकी हैं और रेगुलर बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए। इनपुट ऑफ डाटा कंट्रोल, ऑथोराइज यूजर के लिए पासवर्ड, लॉगिन आईडी के अलावा थंब इंप्रेशन, फेस आईडी या सिक्योरिटी क्वेश्चन। कंप्लीटनेस के लिए शीट्स जो हैं डाटा जहां से एंटर किया जा रहा है वो साइन होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए या प्री नंबर्ड होनी चाहिए। टाइपिंग एरर को रोकने के लिए सेम डाटा सिस्टम में 2 दफा एंटर होना चाहिए। अभी कुछ बातें और भी हैं, टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम आगे जा सकें। और कॉलेज वालों को आपके कोई प्रीशियस 5 मिनट्स चाहिए, प्लीज तशरीफ रखें।